हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। सो लास्ट क्लास हमने हमारे सिलेबस का जो थर्ड चैप्टर था, उस थर्ड चैप्टर को अच्छे से पढ़ के हमारा लास्ट क्लास मैंने खत्म किया था, वाइंड अप कर लिया था। ठीक है। और आज का हमारा जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हम लोग हमारे सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के हम लोग आज वाइंड अप कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे सिलेबस का जो पूरा टोटल कंटेंट है, उसका कवरेज भी आज आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला जो टॉपिक है, वो है मीनिंग ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। देखो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में दो वर्ड आ रहा है। सबसे पहला रिसोर्स, दूसरा है मोबिलाइजेशन। रिसोर्स का मतलब हुआ जो भी चीज हमको हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, उन सारे चीजों को हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बनाना है, कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस बनाना है, तो मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, कैश चाहिए, मशीनरीज चाहिए, कहाँ पे मेरे को प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने का जगह चाहिए, उनको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए। तो ठीक है, तो ये सब सारी चीजों को हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। और मोबिलाइजेशन वर्ड का मीनिंग है उन सारे रिसोर्स को अरेंज करना। ओके, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब हुआ हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जिन जिन चीजों का हमें जरूरत है, उन सारे चीज को एक साथ अरेंज करके हमारे बिजनेस में लगाना। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है। Mobilization of resources refers to the act of preparing, assembling, organizing and procuring resources for running a business। मतलब रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो सारे रिसोर्स मुझे चाहिए, उन सारे रिसोर्स को प्रिपेयर करना, एक साथ असेंबल करना, ऑर्गेनाइज करना। प्रोक्योर करने का मतलब हुआ उनको खरीद के लाना या फिर उनको लाना हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस को हम लोग, इन सारे कामों को रिगार्डिंग रिसोर्सेस, हम जो काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब हुआ वो सारे एक्टिविटीज जो कि अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस बोलेंगे। इट ऑल्सो रेफर्स it also involves optimum utilization of an organization's resources। इसका मतलब रिसोर्स मोबिलाइजेशन सिर्फ रिसोर्स को अरेंज करने तक सीमित नहीं है। रिसोर्स को अरेंज करने के बाद उनका बेस्ट पॉसिबल यूज हो, उनका जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, ये भी एक पार्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। जब मैं बाजार से रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूं, तो मेरे को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऐसे डिजाइन करना है ताकि उस रॉ मटेरियल का वेस्टेज जो है वो सबसे कम से कम हो सके। और तब मैं बोलूंगा कि हाँ, मैं मेरे रॉ मटेरियल वाले रिसोर्स को ऑप्टिमली यूज कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का पूरा पूरा मीनिंग। जो सेकंड टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई जो वर्ड है, ये वर्ड मैंने पिछले किसी चैप्टर में भी पढ़ा के रखा है आपको। ठीक है, तो उस समय पर मैंने इस पे विस्तार से डिस्कशन नहीं किया था। आज वो दिन है, आज वो समय है हमारे पास कि हम लोग इस एमएसएमई वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। देखो, एमएसएमई एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है। ठीक है, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका मतलब जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं, जो माइक्रो हैं या फिर स्मॉल है, जो मीडियम है, इन एंटरप्राइजेस को जब गवर्नमेंट ये सर्टिफाई करती है कि हाँ, तुम एमएसएमई एक्ट के अंदर में अपने बिजनेस को एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर करा सकता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मीनिंग ऑफ, मतलब यही है एमएसएमई। देखो, MSME stands for micro, small and medium enterprises। MSMEs are small businesses that include startup and other initiatives with limited operations and budget। इसका मतलब MSME में क्या क्या आता है? छोटे छोटे बिजनेस आते हैं, जिनमें कि स्टार्टअप भी आते हैं या फिर कोई अदर इनिशिएटिव भी आते हैं, जिसका ऑपरेशन, इसका मतलब जिसका काम बहुत लिमिटेड है, और जिसके पास बजट, इसका मतलब जिसका जिस बिजनेस के पास जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो भी लिमिटेड है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसएमईज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। 2006 साल में, 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई डी एक्ट को लागू किया। इस एक्ट के अंडर
अगर कोई बिजनेस रजिस्टर होता है तो उस बिजनेस को हम बोलते हैं एमएसएमई बिजनेस। ओके, MSMEs contribute roughly about 30% of the Indian GDP। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इंडिया का जो टोटल जीडीपी है, उस टोटल जीडीपी में एमएसएमई कुछ 30% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। ओके, अब देखो टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई। अब एमएसएमई बहुत से टाइप के होते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम मैंने बोला, अब इनके क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे। ओके, as per the MSMED Act 2006, MSMEs are broadly classified into two classes, that is manufacturing enterprise and service enterprise। मतलब MSME Act के अंदर ब्रॉडली एमएसएमईज को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग और सेकंड है सर्विस। These enterprises are further classified based on investment in plant and machinery, investment in equipment and annual turnover। अब जब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और सर्विस एंटरप्राइज को मैंने अलग अलग कर लिया, इनको क्लासिफाई कर लिया, अब इनमें भी फिर से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इनको हम फिर से बांटते हैं। किस बेसिस में बांटते हैं? तीन चीजों के बेसिस पे। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट और थर्ड है एनुअल टर्नओवर। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बोला, इस क्लासिफिकेशन का लिमिट या फिर थ्रेशोल्ड क्या है। ओके, सबसे पहला देखो, एज पर सेक्शन 7 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट 2006, सेक्शन 7 के अंदर, एमएसएमईडी एक्ट 2006 के सेक्शन 7 के अंदर हम लोग कुछ क्लासिफिकेशंस को सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है एंटरप्राइज कैटेगरी, फिर मिडिल में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और लास्ट में लिखा है सर्विस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। इसका मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो उसको हम लोग माइक्रो स्मॉल और मीडियम में कैसे बांटेंगे? बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब एक कंपनी का, जो कंपनी या फिर एक एंटिटी जो एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंडर रजिस्टर्ड है, उसको हम लोग माइक्रो या स्मॉल या मीडियम कैसे क्लासिफाई करेंगे? इन्वेस्टमेंट उनका प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला एंटिटी माइक्रो कहलाएगा, स्मॉल कहलाएगा या मीडियम कहलाएगा। देखो कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला एंटिटी माइक्रो एंटिटी कहलाएगा। सबसे पहला, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीस। इसका मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एंटिटी है और उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर 25 लैक्स के अंडर है, मतलब विद इन 25 लैक्स है, तो वो जो एंटिटी है, उस एंटिटी को हम लोग बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। अगर कोई स्मॉल एंटरप्राइज अपने आप को कहलाना चाहता है, तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एंटिटी है जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से ज्यादा है, लेकिन 5 करोड़ के अंदर अंदर है, मतलब ग्रेटर देन रुपीज 25 लैक्स बट विद इन रुपीज 5 करोड़, अगर कोई ऐसा एंटिटी है तो उसको हम लोग स्मॉल एंटरप्राइज बोलेंगे। एंड इन द लास्ट, अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। इसका मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ से तो ज्यादा है, लेकिन 10 करोड़ के अंदर अंदर है, तो इस कैटेगरी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को हम लोग मीडियम एंटरप्राइज कहलाएंगे। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला तीन क्लासिफिकेशन हम लोग को क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में माइक्रो स्मॉल मीडियम में बांटने के लिए, सर्विस सेक्टर को माइक्रो स्मॉल मीडियम में बांटने के लिए हम लोग उनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नहीं, उनका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट देखते हैं। ठीक है, देखो प्लांट एंड मशीनरी में सिर्फ प्लांट्स और मशीनरी आते हैं, लेकिन इक्विपमेंट में बहुत कुछ आता है। ठीक है, प्लांट मशीनरी आता है, इसके अलावा भी एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट लगता है, अगर मेरे को सर्विस देना है किसी को। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर को हम लोग कैसे बांटेंगे देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर कोई सर्विस सेक्टर है जिसका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख है, इसका मतलब अगर कोई सर्विस सेक्टर है जिसका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 10 लाख के अंदर अंदर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। अगर कोई इन्वेस्टमेंट सेक्टर का एंटिटी है जिसका इन्वेस्टमेंट, सॉरी, अगर कोई सर्विस सेक्टर का एंटिटी है जिसका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 10 लाख से तो ज्यादा है, लेकिन 2 करोड़ के अंदर अंदर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। और इन द लास्ट, अगर कोई सर्विस सेक्टर का एंटिटी है जिसका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट
2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ के अंदर अंदर है तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। ओके, तो ये गया मेरा माइक्रो स्मॉल मीडियम को बांटने के लिए सबसे पहला कैटेगरी, मतलब सबसे पहला क्लासिफिकेशन है। अब देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड स्लाइड में। इस स्लाइड में जो है वो है 1 जुलाई 2020 को इस एमएसएमईडी एक्ट में थोड़ा अमेंडमेंट आया, थोड़ा चेंज आया। इस चेंज में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का क्लासिफिकेशन लेवल है, जो क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो थोड़ा मॉडिफाई किया गया। देखो क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज। इस बार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एक साथ बोला। ठीक है, लास्ट स्लाइड में क्या हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग का अलग नियम है, सर्विस का अलग नियम है, लेकिन आफ्टर 1 जुलाई 2020 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को क्लब कर दिया, एक साथ बोल दिया ये लोग। माइक्रो स्मॉल सॉरी माइक्रो अगर किसी को बनना है तो उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 1 करोड़ के अंदर रहना चाहिए। उसी के साथ साथ उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो भी 5 करोड़ के अंडर अंडर रहना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को मीडियम एंटरप्राइज बनना है तो उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 10 करोड़ के अंदर रहना चाहिए, और उसी के साथ साथ उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ के अंडर रहना चाहिए। और अगर किसी को स्मॉल एंटरप्राइज कहलाना है तो उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 50 करोड़ के अंदर रहना चाहिए, और उसका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका एग्जाम में जो है वो एग्जाम में आपको ये वाला जो टेबल, ये वाला जो चार्ट है ये भी पूछ सकता है, और आपको ये वाला चार्ट भी पूछ सकता है। तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो, दोनों क्लासिफिकेशन आप अच्छे से याद करके जाओगे, क्योंकि इन दोनों क्लासिफिकेशन में से कोई एक एकदम श्योर शॉट एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, अगर आपको इसमें माइक्रो सिर्फ ऐसे बोलता है, क्वेश्चन आता है कि डिफाइन माइक्रो एंटरप्राइज अंडर एमएसएमईडी एक्ट, तो आप उसमें ये पहला वाला जो टेबल है इसको तो लिखोगे ही, उसके साथ साथ ये सेकंड वाला जो टेबल है जिसमें माइक्रो दिया हुआ है इसको भी लिखोगे। ओके, वैसे ही मीडियम का आता है तो मीडियम में आप पहला वाला भी लिखोगे और सेकंड वाला भी लिखोगे, वैसे ही स्मॉल में भी आप पहला वाला भी लिखोगे प्लस सेकंड वाला भी लिखोगे। ओके, क्लियर है। अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि एमएसएमईडी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाने से मेरे को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला, टैक्स बेनिफिट। अगर मैं एमएसएमईडी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाता हूं तो नॉर्मल कोई कंपनी से मेरे कंपनी को या फिर मेरे एंटिटी को जो टैक्स पे करना है वो बहुत कम होगा। ओके, सेकेंड चीज है कोलैटरल फ्री बैंक लोन। कोलैटरल वर्ड का मतलब है सिक्योरिटी। इसका मतलब अगर कोई नॉर्मल एंटिटी बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक सबसे पहले बोलता है कि भाई तुम कुछ गिरवी रख मेरे पास एज सिक्योरिटी, उसके बाद हम तुमको लोन देंगे। लेकिन अगर कोई एमएसएमईडी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है तो वो बिना कुछ गिरवी रखे भी बैंक से लोन ले सकता है। ओके, जो थर्ड एडवांटेज है वो है सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर मैं कोई माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हूँ तो मेरे को गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडीज मिलेगा, गवर्नमेंट से कुछ पैसा रेमिट होगा मेरे को। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्सेशंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर मैं एमएसएमई हूँ, माइक्रो स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइज हूँ, तो मेरे को जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है ऑन द बिहाफ ऑफ माय एंटिटी वो बहुत कम होगा, वो भी कॉन्सेशनल रेट पे होगा। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेसर लीगल कंप्लायंस। अगर मैं एमएसएमई एक्ट के अंडर रजिस्टर होता हूँ तो मेरे को जो लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने होंगे वो एज कंपेयर टू अ नॉन रजिस्टर्ड या फिर a company which is या फिर an entity which is not registered under MSMED Act as compared to that company या फिर that entity, मेरे एंटिटी को जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो काफी कम करने पड़ेंगे। ओके, जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस। अगर मैं एमएसएमई हूँ तो मेरे पास लीगल कंप्लायंस बहुत कम है, बजट भी कम है, तो मैं मेरे बिजनेस को बहुत फ्लेक्सिबली चला पाऊंगा। मेरे को कोई काम ठीक लगे तो मैं कर पाऊंगा, कोई काम ठीक ना लगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक कंपनी अगर नॉर्मली रजिस्टर्ड है या फिर एक कंपनी अगर कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी को ना कुछ करने से पहले बहुत सारा लीगल कंप्लायंस करना पड़ेगा, बहुत कुछ देख के अपना फ्लेक्सिबिलिटी को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक एमएसएमई को वो सब चीज का माथापच्ची नहीं करना पड़ता है। एक एमएसएमई जो है वो अपने बिजनेस को बहुत फ्लेक्सिबल वे में चला सकता है। ठीक है, और जो लास्ट एडवांटेज है वो है प्रेफरेंस ऑफ टेंडर टू एमएसएमई। देखो गवर्नमेंट का बहुत सारा टेंडर निकलता है, ठीक है, तो अगर मैं एमएसएमई हूँ तो मेरे को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। या फिर मैं अगर एमएसएमई हूँ और मैं एक टेंडर का ऑप्शन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो
chances of me getting selected for that tender is higher than any other company which is not registered under MSME Act. Okay, अब हम लोग पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएसएमई। अब एमएसएमई होने का कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब हो गया कैपिटल। अब अगर मैं एमएसएमई हूँ तो मेरे को कैपिटल चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन एमएसएमई को कैपिटल को प्रोक्योर करने के लिए या फिर कैपिटल को अरेंज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। ओके, सेकेंड चीज है, जो सेकेंड डिसएडवांटेज है वो है टीडीएस, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है स्लो लोन प्रोसीजर। इसका मतलब अगर मैं एक एमएसएमई हूँ तो एक तो मेरे को कोलैटरल नहीं देना है बैंक से लोन लेते वक्त, वो मेरा एडवांटेज है। लेकिन कोलैटरल फ्री लोन्स में ना बहुत टाइप का वेरिफिकेशन होता है। बैंक आके मेरे पास मेरे बिजनेस में ये देखता है कि ये बिजनेस को अगर मैं पैसा दूं, इस एमएसएमई को अगर मैं लोन दूं तो ये मेरे को चुका पाएगा या नहीं। क्यों करता है बैंक? क्योंकि बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक नॉर्मल कंपनी अगर लोन लेता है तो बैंक सिक्योरिटी में कुछ गिरवी रखवा लेता है। तो अगर बैंक को उस लोन का पैसा ना मिले तो वो जो सिक्योरिटी में चीज लिया हुआ है उसको बेच के अपना पैसा रियलाइज कर लेगा। लेकिन एमएसएमई में क्या है, कोई सिक्योरिटी का बात नहीं है, कोई कोलैटरल नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, मेरे को लोन देने से पहले 1000 बार सोचेगा और बहुत अच्छे से मेरे बिजनेस को वेरीफाई करेगा, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन या फिर मेरा पैसा लौटाने का कैपेबिलिटी है या नहीं ये देखने के लिए। इसी चक्कर में जो है एमएसएमई अगर लोन लेने जाता है तो उसका लोन का जो प्रोसीजर है, मतलब उसका जो लोन लेने का जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है लोन को प्रोक्योर करने में। ओके, जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अगर मेरे को बिजनेस में लागू करना है, अगर मेरे को मेरा बिजनेस टेक्नोलॉजिकली एडवांस वे में चलाना है तो मेरे को पैसा चाहिए, और एमएसएमई का सबसे बड़ा दिक्कत ही पैसा है। तो अगर बिजनेस में पैसा ही नहीं है तो उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है एमएसएमई होने का। जो फोर्थ डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। अब स्किल्ड लेबर को हायर करने के लिए भी पैसा चाहिए। अब एमएसएमई के पास यदि पैसा नहीं है तो वो स्किल्ड लेबर को भी ठीक से हायर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो है डिफिकल्टी इन स्केलिंग अप एंड एक्सपेंडिंग। स्केलिंग अप का मतलब हुआ मेरा जो बिजनेस है उसका जो स्केल है, जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, जितना काम मैं कर रहा हूँ उस काम को अगर मेरे को बढ़ाना है या फिर मेरे बिजनेस को बड़ा करना है तो उसको हम बोलेंगे स्केलिंग अप या फिर एक्सपेंडिंग। अब स्केलिंग अप या एक्सपेंडिंग इन दोनों काम को करने के लिए ना मेरे को पैसा चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए या फिर लोन चाहिए। ठीक है, तो बैंक के पास अगर मैं कोलैटरल नहीं दे रहा हूँ तो मेरे को लोन लेने में दिक्कत होगा। एमएसएमई को फाइनेंस एक्सेस करने में भी दिक्कत होता है। इसका मतलब अगर मैं एक एमएसएमई हूँ तो मेरे को अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अपना बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए भी दिक्कत आएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा का दिक्कत है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? अ स्टार्टअप हैज बीन डिफाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन एज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। अगर मेरे को स्टार्टअप होना है इंडिया में, अगर मेरे को स्टार्टअप कहलाना है तो मेरा वो जो एंटिटी है वो मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया होना चाहिए। इसका मतलब उसका शुरुआत इंडिया में होना चाहिए या तो उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए। ओके, सेकंड जो चीज है वो है एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर मेरा जो बिजनेस चल रहा है उसका प्रीवियस को ईयर में मेरा जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ऊपर चले जाए तो मेरा जो बिजनेस है वो अब स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। तो स्टार्टअप कहलाने के लिए मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर मैंने क्रॉस करके आ गया है, मतलब पास्ट कोई फाइनेंशियल ईयर्स में मेरा जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, जो थर्ड है वो है वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर मेरे को स्टार्टअप कहलाना है तो मेरा जो काम है, ठीक है, वो कैसा काम होना चाहिए? वो वैसा काम होना चाहिए विच इज टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज। ठीक है, विच इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब मेरा जो बिजनेस होना चाहिए वो नया कोई चीज या फिर नया कोई वे ऑफ बिजनेस या फिर नया कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, जो कि मैं कैसे करूंगा?
थ्रू टेक्नोलॉजी या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है अगर मेरे पास कोई चीज का स्पेशल नॉलेज है जिसका मैंने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब लेके रखा है, तो इस चीजों को हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अगर मेरे पास कोई स्पेशल नॉलेज है या फिर मेरे पास टेक्नोलॉजी है जिस चीज से मैं मेरे बिजनेस को ऐसा कोई सर्विस जो कि मार्केट में नया है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा हूँ, या फिर कोई नया प्रोडक्ट ला रहा हूँ, या फिर एक काम करने का कोई नया प्रोसेस मैं इजाद कर रहा हूँ, तो इन सब कामों को जब मैं करता हूँ तब मेरे को स्टार्टअप कहलाया जा सकता है। ओके, जो फोर्थ पॉइंट है स्टार्टअप कहलाने के लिए वो है प्रोवाइडेड दैट सच एंटिटी इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसको मैं आधा तोड़ के अलग एक बिजनेस बना रहा हूँ और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये नया वाला बिजनेस मेरा स्टार्टअप है, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बिजनेस है जिसको मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके उसके अंदर में जो मेरे बिजनेस में जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं उनको थोड़ा ऊपर नीचे करके एक नया बिजनेस का फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है, और बोल रहा हूँ कि ये नया वाला बिजनेस मेरा स्टार्टअप है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब स्टार्टअप ऑलवेज एक नया एंटिटी होना चाहिए, मतलब ऑल टुगेदर न्यू। ठीक है, उसका पीछे मतलब पास्ट में कोई रिकॉर्ड एज सच नहीं रहना चाहिए। ओके, क्लियर है। अब देखो, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप बिजनेस, इसका मतलब एक स्टार्टअप बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस जरूरी है। सबसे पहला फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मतलब पैसा। सबसे पहला मेरे को अगर एक स्टार्टअप चलाना है या फिर कोई भी बिजनेस चलाना है तो मेरे को पैसा चाहिए। सेकंड है इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस। इसका मतलब मैंने पहले ही बोला कि स्टार्टअप कहलाने के लिए या फिर स्टार्टअप बनने के लिए मेरे को कुछ नया करना पड़ेगा। अब नया मैं कैसे करूंगा, अगर मेरे पास कोई ऐसा नॉलेज है जो कि बाकियों के पास नहीं है, तो इस नॉलेज को हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ये जो नॉलेज वाला रिसोर्स है ये भी मेरे को चाहिए अगर मेरे को स्टार्टअप बनना है तो। ठीक है। जो थर्ड रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स। अब कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए इंसानों का बहुत एक मेजर रोल रहता है उसमें। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हो गया मेरे वो आदमी जो मेरे लिए काम करेंगे। ठीक है, वो मेरा वर्कर हो सकता है, वो मेरा लेबर हो सकता है, वो मेरा मैनेजर हो सकता है। तो कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए जैसे ह्यूमन रिसोर्स जरूरी है, वैसे ही एक स्टार्टअप को चलाने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जो फोर्थ थिंग है वो है फिजिकल रिसोर्सेस। अब फिजिकल रिसोर्सेस में क्या क्या आते हैं। फिजिकल रिसोर्सेस में प्लांट एंड मशीनरी आते हैं, बिल्डिंग आते हैं, कार्स आते हैं। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल आइटम जो कि मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को हेल्प करेगा, जिसके अलावा मैं मेरे बिजनेस को नहीं चला सकता, उन सारे रिसोर्स को मैं फिजिकल रिसोर्सेस बोलता हूँ। ओके। जो नेक्स्ट रिसोर्स है वो है इमोशनल रिसोर्सेस। अब देखो, स्टार्टअप अगर मेरे को चलाना है ना, तो स्टार्टअप चलाना या फिर स्टार्टअप का कोई बिजनेस करना एक इजी बात नहीं है। ठीक है, मेरे को ऑल टुगेदर एक नया फील्ड में उतरना है। ठीक है, मेरे को कंपटीशन को बीट करना है। अब इन सब चीजों को करने के लिए ना बहुत इमोशनली मैं क्या बोलते हैं स्ट्रेस्ड रहता हूँ। इमोशनली मेरे को बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा लोड लेना पड़ता है। अब यदि मेरे को एक स्टार्टअप वाला बिजनेस करना है तो मेरे पास वो इमोशनल कैपेबिलिटी, वो इमोशंस मेरा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि मैं स्टार्टअप बिजनेस कर सकूं। और जो लास्ट चीज है वो है रिलेशन रिसोर्सेस। रिलेशनल रिसोर्सेस मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को बहुत सारा रिलेशन चाहिए। कैसा टाइप का रिलेशन, बैंक से रिलेशन चाहिए ताकि मैं लोन ले सकूं। मेरे को कुछ फाइनेंसर से रिलेशन चाहिए ताकि मैं उनसे पैसा ले सकूं। मेरे को मेरे डेटर्स से रिलेशन चाहिए ताकि मैं उनको माल बेचने के बाद उनका रियलाइजेशन ठीक टाइम पे हो। मेरे को कुछ क्रेडिटर्स के साथ रिलेशन चाहिए। ठीक है, जिससे मैं पैसा ले सकूं या फिर जिनसे मैं उधार पे माल ले सकूं। ऑन द अदर हैंड मेरे को मेरे कस्टमर से भी रिलेशन चाहिए। ठीक है, मेरे को मेरे वेंडर सप्लायर से भी रिलेशन चाहिए। तो मेरे को स्टार्टअप यदि करना है तो मैं किसी को नहीं जानता और मैं खुद पड़ा हूँ स्टार्टअप करने, ऐसे नहीं हो सकता भाई। ठीक है, मेरे को स्टार्टअप करने के लिए मार्केट में जो वेंडर्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, जो बैंक है, जो फाइनेंसर्स हैं, ठीक है, जो मेरे प्रोबेबल कस्टमर्स हैं, उन सबसे मेरे को मेरा जो रिलेशन है उसको अच्छे से बना के रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। अब चलो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोग सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्यूचर में जाके पढ़ोगे। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आज के डेट में आप लोग जान लो एक रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, जहां पे दो पार्टीज होते हैं, वो लोग साथ में बैठते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट मेरे को क्या सप्लाई करना है, उस सप्लाई के अगेंस्ट मेरे को क्या कंसिडरेशन मिलेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन रहता है। और दो पार्टीज
उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं, ठीक है, सॉरी उस एग्रीमेंट में साइन करते हैं और वो एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही मैंने साइन कर लिया है। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइंड बिफोर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। मतलब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसका मतलब मैं अगर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता हूं तो मैं फिर मुकर नहीं सकता, ठीक है, मेरे अगेंस्ट में केस हो सकता है, मेरे अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होता है? बिफोर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। इसका मतलब एक कंपनी शुरू होने से पहले ही प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, लेटर ऑफ इंटेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के तीन अलग अलग नाम हैं। सबसे पहला है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, लेटर ऑफ इंटेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट इज यूजुअली एंटर्ड इनटू बाय द प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी विद फॉलोइंग पार्टीज। पार्टीज क्या क्या है? तीन पार्टीज है। वेंडर, जो कि मेरे को सप्लाई करता है। सेकंड है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इसका मतलब बैंक्स। और थर्ड है प्रिंसिपल कस्टमर्स, इसका मतलब वो कस्टमर्स जो मेरे बिजनेस को शुरू होने से पहले ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि भाई तुम बिजनेस कर, उसके बाद तुम जो प्रोडक्शन करेगा या फिर तुम जो सर्विस देगा, उस प्रोडक्शन का सबसे पहला कस्टमर हम बनेंगे या फिर उस सर्विस को सबसे पहले हम कंज्यूम करेंगे। ओके, अब ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली कौन एंटर करता है? जो कंपनी का प्रोमोटर होता है। प्रोमोटर मतलब जो कंपनी का बेसिकली मालिक होता है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय एंटरप्रेन्योर्स विद डिफरेंट पार्टीज। अब ये जो तीन पार्टी का मैंने नाम दिया, सबसे पहला वेंडर, सेकंड है बैंकर्स और थर्ड है प्रिंसिपल कस्टमर्स। अब इनके साथ हम कैसे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहला है देखो वेंडर। अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स refers to an agreement between company and vendor before the company is officially incorporated। इसका मतलब है कि एक प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जो मैं मेरे बिजनेस को या फिर मेरे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले साइन कर रहा हूँ। किसके साथ साइन कर रहा हूँ? एक वेंडर के साथ, एक सप्लायर के साथ साइन कर रहा हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे हम ए प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज एग्रीड एसेट्स एंड रॉ मटेरियल्स which clearly communicates all the terms of the agreement। इसका मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? टू परचेज एग्रीड एसेट्स एंड रॉ मटेरियल्स। इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कि मैं कौन सा एसेट या फिर कौन सा रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में, कितने प्राइस में, कब परचेज करने वाला हूं, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में सारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अच्छे से एक और क्लियरली अनएम्बिगुअसली मेंशन रहता है। ओके, जो सेकंड चीज है वो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। मतलब जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ने वाले, जो सेकंड पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है वो है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। इसका मतलब बैंकर्स, मतलब बैंक के साथ। A preliminary contract with bankers refers to an agreement between a company's promoter and the bank before the company is officially incorporated। इसका मतलब अगर मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता हूं जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं मेरे कंपनी के स्टार्ट होने से पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता हूं, किसके साथ? एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के साथ, नॉर्मली बैंकर्स के साथ। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और बैंकर्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रहता है देखो, आउटलाइनिंग द टर्म्स फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स लाइक लोन्स, क्रेडिट लाइंस नीडेड टू एस्टैब्लिश द बिजनेस। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मेंशन रहता है कि फ्यूचर में मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद मैं इस बैंक से कौन कौन सा लोन का फैसिलिटी लूंगा, क्या क्या टाइप का क्रेडिट लाइन लूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें मेंशन रहती है। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय बोथ पार्टीज। अब बोथ पार्टी यहाँ पे कौन है? सबसे पहला प्रोमोटर या फिर आप बोल लो कंपनी का मालिक, और दूसरा है बैंकर। इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए या फॉर दैट मैटर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए जो दो पार्टीज हैं उन दो पार्टीज को वहां पे ड्यूली साइन करना पड़ता है। ओके, जो थर्ड मेरा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है वो है प्रिंसिपल कस्टमर्स के साथ। ए प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल कस्टमर्स refers to an agreement between a company and its customers who have agreed to become the buyer of the product once the enterprise is established। इसका मतलब अगर मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता हूं मेरे बिजनेस को
इनकॉर्पोरेट या फिर मेरा बिजनेस स्टार्ट होने से पहले किसके साथ, मेरे कस्टमर्स के साथ, प्रिंसिपल कस्टमर्स के साथ। वो कस्टमर ये एग्री कर रहे हैं कि आप बिजनेस करो, बिजनेस करने के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा, जो भी सर्विस रहेगा, वो मैं आपसे खरीदूंगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को मैं बोलता हूँ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल कस्टमर्स। ठीक है। द टर्म्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स, देयर प्राइसेस, डिलीवरी एक्सेट्रा। अब इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन रहता है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रहता है। सबसे पहला, क्या गुड्स में सप्लाई करने वाला हूँ या फिर क्या सर्विस में देने वाला हूँ, क्या उसका प्राइस रहेगा, कब तक उसका डिलीवरी रहेगा, ये सब बातें हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये है मेजरली 3 टाइप्स ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय एंटरप्रेन्योर्स विद डिफरेंट पार्टीज। ओके। अब हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है आज का, वो है डिफरेंट बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम्स। अब स्टार्टअप करने के लिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब मेरे को स्टार्टअप बिजनेस यदि करना है तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स को ऑलवेज फेस करना पड़ता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है फंडिंग। स्टार्टअप्स में आप लोग देखोगे, शार्क टैंक वगैरह में जो लोग आता है, वो लोग क्यों जाता है पता है? क्योंकि वो लोग या तो अपने आप को एडवर्टाइज करने जाता है, और अपने आप को मरे अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा जो है, जो फंडिंग है, जो कैपिटल है, उसको रेज करने आता है। तो स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए मेरे को सबसे पहला जो प्रॉब्लम के साथ फेस करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम है फंडिंग, पैसा। सेकेंड चीज है प्रॉब्लम इन गेटिंग एडुकेटेड एंड ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयज। अब एमएसएमईज के साथ जो प्रॉब्लम था कि उनके पास पैसा कम है तो अच्छा एम्प्लॉय, स्किल लेबर नहीं मिलता है, वो सेम प्रॉब्लम स्टार्टअप्स के साथ भी है। उनके पास भी ना पैसा का दिक्कत है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। तो उन लोग को भी एडुकेटेड और ट्रस्टवर्दी, मतलब अच्छा एडुकेटेड और भरोसेमंद एम्प्लॉय ढूंढने में बहुत दिक्कत आता है। ठीक है। जो थर्ड चीज है वो है बिजनेस लोकेशन। अब स्टार्टअप करने के लिए मेरे को एक अच्छा बिजनेस लोकेशन चाहिए। मतलब मैं एक ऐसा जगह में बिजनेस करूंगा जहां पे मेरा रिसोर्सेज अच्छे से मेरे को एक्सेसिबल हो, उसके साथ साथ मैं डिलीवरी को भी अच्छे से कर सकूं। तो स्टार्टअप खोलने के लिए मेरे को ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक है। जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है लीगल कंप्लायंस। अब स्टार्टअप खोलने के लिए मेरे को बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज के अंडर जाना पड़ता है। अब इन लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना, उनको फुलफिल करना भी स्टार्टअप्स के लिए एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट। अब स्टार्टअप के पास ऐसे ही तो पैसा कम होता है, उसके बाद नॉर्मली जो लोग स्टार्टअप करता है, वो लोग के पास प्रायर बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं रहता है, क्योंकि स्टार्टअप ऑल टुगेदर एक नया कंपनी है। तो एक नया कंपनी के पास जो पैसा है, उसको अच्छे से मैनेजमेंट, उसका अच्छे से उपयोग, उसका अच्छे से प्रोक्योरमेंट, प्लस उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करने में भी स्टार्टअप्स को बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रोडक्ट प्रॉब्लम। अब स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए मेरे को ऑल टुगेदर एक नया बिजनेस, ऑल टुगेदर एक नया सर्विस, ऑल टुगेदर एक नया गुड, या फिर ऑल टुगेदर एक नया प्रोसेस सोचना पड़ता है। अब मैं क्या प्रोडक्ट बेचूंगा जो ऑल टुगेदर एकदम नया है, ये भी सोचने के लिए, ये भी लाने के लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम करना पड़ता है। ओके, बहुत प्रॉब्लम सहना पड़ता है। और जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है टैक्सेशन। अब जैसे एमएसएमईज में था कि टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है, अब स्टार्टअप को वो बेनिफिट बहुत लिमिटेड मिलता है। तो टैक्स भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही मैं ठीक से कमा नहीं पा रहा हूँ, ठीक से बिजनेस को कर नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से मेरे को यदि टैक्स देना पड़े, ऊपर से यदि मेरा को इनकम टैक्स का जितना सब कंप्लायंस है वो सब कंप्लायंस करना पड़े, तो मेरे लिए और दिक्कत है। तो स्टार्टअप का ये भी एक पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम है कि उनको जो टैक्सेशन वाला उनका जो पूरा सिस्टम है, उसमें भी उनको काफी प्रॉब्लम, काफी डिफिकल्टीज झेलना पड़ता है। ओके। और जो लास्ट पॉइंट है आज का हमारा डिस्कशन का, वो है मेथड्स टू सॉल्व स्टार्टअप प्रॉब्लम्स। अब स्टार्टअप का ये सब जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है। मैं ऐसे ही अंधाधुंध दिक्कत हो रहा है बिजनेस में तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो करने से नहीं होगा। सबसे पहले मेरे को ये पॉइंट आउट करना पड़ता है कि बिजनेस की कौन सी जगह पे मेरे को दिक्कत हो रहा है। ओके। सेकेंड चीज है गैदर डेटा। जैसे ही मैंने ये डिफाइन कर लिया कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो उस एरिया के रिलेटेड मेरे को डेटा गैदर करना पड़ता है। ठीक है। थर्ड चीज है वो है ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है माथा लगाना। जहां पे दिक्कत हो रहा है, उसका जगह मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर सारा डेटा ला लिया उसका, फिर मेरे को माथा लगाना पड़ेगा कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। ठीक है। नेक्स्ट चीज है
सीक एक्सपर्ट एडवाइस। अगर मेरे से नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो जो एक्सपर्ट है बिजनेस चलाने में या फिर जिसको बिजनेस चलाने में एक्सपीरियंस है, तो मैं उससे एडवाइस लूंगा जाके कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप बताइए कि इस प्रॉब्लम को क्या करने से हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके। नेक्स्ट थिंग है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो बिजनेस का इंटरनल थिंग है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो बिजनेस का एक्सटर्नल थिंग है। इसका मतलब एक स्टार्टअप को अगर अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को उसको अच्छे से जानना पड़ेगा, और मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटी है और कहाँ थ्रेट है उसको भी अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। तभी मैं जाके अपने स्टार्टअप का जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है। उसके बाद है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक एक बहुत अच्छा वे है जिस वे से मैं मेरे बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। जब मैं कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो शुरू-शुरू में क्या होगा, वो गुड्स या फिर वो सर्विस एकदम 100% अच्छा नहीं होगा, उसमें थोड़ा-सा इधर-उधर रहेगा। अब कस्टमर जो लोग यूज़ कर रहा है, वो लोग अगर मेरे को आके फीडबैक देता है कि भाई साहब आपने ये गुड्स दिया, इसमें ये वाला पोर्शन मेरे को ठीक नहीं लगा, बाकी सब ठीक था, ये वाला छोटा-सा पार्ट अब थोड़ा ऐसे चेंज करो, बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी एक बहुत अच्छा वे है। अगर मैं कस्टमर से फीडबैक लूँ और उन फीडबैक को एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट में या फिर अपनी सर्विस में मॉडिफिकेशन लाऊं, तो मैं अपने बिजनेस का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ओके। नेक्स्ट जो चीज है वो है सीक मेंटोरशिप। अब मेंटोरशिप का मतलब किसी का गाइडेंस लेना या फिर किसी का छत्र छाया में रह के अपना बिजनेस को चलाने की कोशिश करना। इसका मतलब अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं ऐसे किसी के साथ मेंटोरशिप करूंगा, ऐसा किसी से मेंटोरशिप लूंगा जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो मेरे साथ आके जुड़ेगा, मेरा बिजनेस का हिस्सेदारी मैं उसको दूंगा, और उसका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करके मेरे बिजनेस का जो डिफिकल्ट पोर्शंस है, जो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए डिफिकल्टीज आ रही है, उन डिफिकल्टीज को मैं सॉल्व करूंगा। और लास्ट है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे मेरे बिजनेस को भी मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर का जो नीड है उस नीड को फुलफिल करने के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को अडेप्ट कर पाऊं विथ न्यू चेंजेस इन द मार्केट, तो मैं मेरे बिजनेस में जो प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे स्टार्टअप में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो जर्नी है वो एंड होता है। तो आई होप दैट आप सब कोई अच्छे से प्रिपेयर करोगे इस सब्जेक्ट को और अच्छा मार्क्स लाओगे। ठीक है। तो मैंने जो नोट्स दिया हुआ है, मैंने जितना नोट से पढ़ाया हुआ है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, उसका सारा पॉइंट अगर आप अच्छे से रिवाइज करके चले जाओगे, ठीक है, रटने नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर आप सिर्फ अच्छे से समझ के भी चले जाओगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एवरीबॉडी, एंड थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी सब्जेक्ट में, फिर किसी नए सेमेस्टर में। Okay. Till then, goodbye and have a good reading time. Thank you, everyone.